हेलो एवरीवन। मेरा नाम आशीष रंजन है। मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 की इतिहास पढ़ाने वाला हूँ। इतिहास जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें मुख्यतः ऐसा माना जाता है ना कि हम लोगों को बीती हुई बातों का अध्ययन करना केवल ही इतिहास कहलाता है। लेकिन ये अब बचकानी बातें हो गई। जब आप क्लास 10 में पहुँचते हो तो आप लोग ऐसे काम चलाऊ परिभाषा से आपका काम नहीं चलेगा। आपको पहले इतिहास को प्रॉपर समझना होगा कि आखिर इतिहास हमें पढ़ना क्यों है। वाक़ई में क्या इसके कुछ फ़ायदे भी है या बस ऐसे ही हम लोग इसको बीती हुई गड़ी हुई मुर्दे उखाड़ने का काम करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम गड़ी हुई मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे। इतिहास एक बहुत ही जीवंत विषय है। कैसे? हमें इतिहास से जो सीखने के लिए मिलता है ना, वो अन्य विषय से मुझे नहीं लगता है उतना ज़्यादा हमें सीखने के लिए मिलता होगा जितना इतिहास से। इतिहास आपको एक अपने आगे के जीवन में समाजीकरण बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास का परिभाषा अगर आप लोग अपनी कक्षा के अनुसार देना चाहेंगे तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इतिहास हम उस विषय को कहते हैं जो हमें यह ज्ञान देता है कि हमारे भूतकाल में जो भी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तन और जो भी निरंतरता अभी तक बनी हुई है, उसका अध्ययन हम लोग जिस विषय में करेंगे उसे इतिहास कहेंगे। आपने शायद अच्छे से नहीं समझा होगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास उसका पीडीएफ नहीं है, लेकिन आप मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। इतिहास हम लोग उस विषय को कहते हैं जिस विषय में हमें यह जानने के लिए पर्याप्त अवसर मौका मिलता है कि हमारे भूतकाल में जो भी परिवर्तन, चाहे वह सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे राजनैतिक रूप से हो, उन सभी परिवर्तनों एवं निरंतरता के पहलू को जब अध्ययन हम एक साथ करते हैं तो उसे इतिहास कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो मैं इसको पीडीएफ में अटैच करके आप लोग को और एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अभी हम लोग कक्षा 10वीं की इतिहास पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप लोग अपना सिलेबस एक बार अच्छे से नोट डाउन कर ले सकते हैं। आप लोग को कक्षा 10वीं में टोटल जो है ये 8 चैप्टर इतिहास के पढ़ने हैं। यही 8 चैप्टर आप लोग का पूरा सिलेबस है, जिससे कक्षा 10वीं में आपका क्वेश्चन आंसर और बाकी सारे जो है जानकारी मिलेगी। तो आप लोग का पहला जो चैप्टर है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। सेकेंड चैप्टर है सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। थर्ड चैप्टर है नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, अर्थात हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसमें हम लोग हिंद चीन से आप लोग बिल्कुल ही मत समझिएगा कि यह हमारे भारत और चाइना के राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में होगा। हिंद चीन एक अलग क्षेत्रीय खंड को कहते हैं। इस हिंद चीन में 3 देश, जो कि हिंद चीन जिसका कोई संबंध नहीं है, हिंद चीन में जो मुख्यतः 3 देश आते हैं उनमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया मुख्यतः शामिल है। इन तीनों देशों को हम लोग हिंद चीन क्यों कहते हैं तो इस चैप्टर में हम लोग गहराई से समझेंगे, लेकिन आपको अभी मैं तत्काल थोड़ा सा बता दूं तो इस तीनों देशों पर जो है ना हमारे भारत और चीन के सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य होते हैं उसका प्रभाव पड़ा था, इसलिए इन तीनों क्षेत्रों को सम्मिलित रूप से हम लोग हिंद चीन कहते हैं, ठीक है। समाजवाद साम्यवाद क्या होता है ये चैप्टर में हम आप लोग को बहुत डीपली बताएंगे। भारत में राष्ट्रवाद, जो भारत में स्वतंत्रता संग्राम चली थी, भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ था, राष्ट्रवाद क्या होता है। पहले तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट मुझे तो लगता है कि 10वीं कक्षा के इतिहास में अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बनता है तो वो यही बनता है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, ठीक है। आप लोग का अगला 5वां चैप्टर है इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड, अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, व्यापार और भूमंडलीकरण, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ये टोटल आप लोगों का 8 चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग आज आपका पहला चैप्टर जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद है उसको पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। आई होप आपने ये 8 पॉइंट जो है नोट कर लिया होगा। सिलेबस के रूप में आप इसको अंकित कर सकते हैं फर्स्ट पेज में, ठीक है। चलिए हम आप लोग को पहला चैप्टर जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद उसके समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आप लोग का जैसा कि चैप्टर का नाम ही है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो पहले हम लोग को समझना पड़ेगा यूरोप क्या है, उसके बाद समझेंगे राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। तो देखिए यूरोप आप लोग को सीधा सीधा एक नाम है, एक
महादेश का नाम है, एक देश का नहीं। जैसे हम लोग का सबसे जहाँ हम लोग रहते हैं उसको पृथ्वी जिस तरह से कहते हैं, उस पृथ्वी के स्थल खंडों को ना 7 अलग-अलग भागों में, मतलब उसके 7 अलग-अलग नामकरण किया गया है, और उस 7 नामकरण जो किया गया उसी को महादेश कहते हैं। उसी महादेश में जो है एक हमारा यूरोप महादेश आता है, ठीक है। ये पूरे पृथ्वी पर 5-7 जो महादेश है उसमें 5वां सबसे छोटा महादेश है यूरोप। और उस देश में एक विचारधारा पनपी थी जिसे राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। क्या है? राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी देश या किसी स्थल या किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में उस देश के प्रति के प्रेम से जो उत्पन्न होता है ना, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। क्या है? एक ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक मतलब किसी भूगोल, भू धरती क्षेत्र आसपास, जैसे आप लोग किसी गांव में रहते होंगे, किसी शहर में रहते होंगे, उस क्षेत्र, उस शहर, उस गांव से प्यार उस क्षेत्रीयता कहलाता है, शहरीकरण कहलाता है, ठीक है। लेकिन अब उसको बृहद स्तर पे जब हम लोग जाते हैं तब उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। वहाँ की संस्कृति से, जैसे हमारे भारतीय संस्कृति है, यहाँ का त्यौहार, यहाँ का मेला, यहाँ का धरोहर, सांस्कृतिक स्थल, उन सबको जब हम लोग एक साथ मिला देते हैं उसको हम लोग कहते हैं सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश, ठीक है। और उन सब में जब एकता का कोई वाहक कोई चीज़ बनता है, जैसे हम लोग भारतीयों में एकता का वाहक बनता है कि अपने देश की सुरक्षा के लिए हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग चारों मिल करके जो होता है एक साथ अपने देश के विकास के लिए काम करना पसंद करते हैं। किसी भी विदेशी देश का मतलब विरोध वो करना जो होता है ना, हम लोगों पे कभी-कभी अगर वो लोग चाहते हैं कि इन पे हावी हुए, जैसे अमेरिका अभी आप लोग देख रहे होंगे घटना में बहुत एकदम प्रचलित है। वहाँ वेनेजुएला, ईरान पे अलग-अलग शहरों पे वो मतलब अपना दबदबा कायम करने के लिए अपने मतलब निजी स्वार्थ के लिए दूसरों को परेशान करते हैं। तो उससे लड़ने की जो भावना आती है ना, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। तो देखो, पहले राष्ट्रवाद नहीं था। ये राष्ट्रवाद का विकास जो है ना, आप कह सकते हो कि 16वीं 17वीं शताब्दी से होना प्रारंभ हुआ था, और वो भी यूरोप महादेश से। कहाँ से? यूरोप महादेश से हुआ था। ये इसका विकास होना शुरू हुआ था। अर्थात यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में हुआ था। यूरोप में भी पुनर्जागरण के काल से ही हुआ था, लेकिन जो ये उन्नत रूप में जो प्रकट हुआ था यह 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति। यूरोप में एक देश है, उस देश का नाम है फ्रांस। वहाँ की राजधानी पेरिस है, ठीक है। वहाँ पे पहले जो था ना, एक तानाशाही राजा वाला व्यवस्था था। वहाँ के शासन प्रशासन, किसी देश को चलाने के लिए शासन प्रशासन की अति आवश्यकता होती है। और वहाँ के जो राजा था ना, बहुत ज़्यादा वहाँ के आक्रामक था और तानाशाह टाइप था। वहाँ की जनता त्राहिमाम कर रहे थे। और वहीं पे जो मतलब वहाँ के जो दार्शनिक लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना जो होती है ना, लोगों को समझाया कि आखिर राष्ट्रवाद क्या है, हम लोगों की समस्या का हल क्या है। राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा समस्या का हल है। अगर कहीं किसी क्षेत्र में राष्ट्रवाद का विकास है तो समझिए कि वहाँ के लोग एकता में रहते हैं, और एकता में रहते हैं मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे हम लोग एक फैमिली होते हैं, अगर फैमिली में किसी एक मेंबर को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो पूरा फैमिली मिल के सॉल्यूशन करता है ना, और उसको जल्दी बाहर निकाल लेता है। और हम एक प्रॉब्लम को अकेले सॉल्व करने जाएँ तो बहुत हमें समय लगेगा और बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। लेकिन किसी एक प्रॉब्लम को अगर 4-5 लोग मिल के हल करने का प्रयास करेंगे तो जल्दी हल होता है। इसीलिए राष्ट्रवाद जो है ना, एकता का एक कारक है, और इसलिए राष्ट्रवाद बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ था यूरोप के, आप लोग नोट कर सकते हैं कि राष्ट्रवाद का विकास यूरोप के फ्रांस देश से हुई थी, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति और वहाँ का एक शासक बना था बाद में नेपोलियन, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है।